नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 13। आपके पहले 12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और सभी वीडियोस पर हजारों लोगों ने व्यूज देखा है, हजारों बार लोगों ने वीडियोस को देखा है। तो आप भी लगातार देखिए इन वीडियोस को और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे हुए हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये आपकी मुख्य शिक्षिका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा और बीडीओ की परीक्षा, वो जितनी परीक्षाएं जो जिसमें हिंदी और जीएस आती है उन सब के लिए ये मॉक टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन आपका जीएस का मॉक टेस्ट होता है और एक दिन आपका हिंदी का मॉक टेस्ट होता है। और डेली 1000 से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखते हैं और कई वीडियोस पर 5-6 हज़ार व्यूज भी आ चुके हैं। तो आपको भी लगातार इन वीडियोस को देखते रहना चाहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा मिले अपनी परीक्षा की तैयारी में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट सदैव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के दौरान मैं जो आपसे प्रश्न पूछूं उनके उत्तर भी दिया करिए कमेंट में। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखा करिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले वीडियोज़ का और मेरी मेहनत का, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ही नहीं, सभी प्रश्नों को समझेंगे ही नहीं, तो मेरे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए, जिससे आपका फ़ायदा हो और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। और जिनको नहीं पढ़ना, मैं 100 बार आपसे कह चुका हूँ, उनके पास हज़ारों बहाने हैं ना पढ़ाई करने वालों के, और जिनको पढ़ाई करनी है उनके पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ इरादा है मजबूत, जिससे उन्हें सफलता मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका क्विक रिवीजन क्लासेस, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो मुख्य सेविका की परीक्षा है, आपके लिए एक बैच चल रहा है, मुख्य सेविका गरिमा बैच। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है और मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच है। इसे आप ज्वाइन करके अपनी गरिमा को बढ़ा सकते हैं। जब आपको ये नौकरी मिलेगी तो आपकी गरिमा आपके परिवार में और आपके समाज में ज़रूर बढ़ेगी। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने आप को तैयारी को मजबूती दें। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की अच्छी क्वालिटी के पीडीएफ मिलेंगी। मेरी पीडीएफ जितने भी होंगी आप उन्हें मोबाइल पर आराम से देख पाएंगे। आपको बार बार जूम इन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आराम से खोलेंगे और आराम से उसको पढ़ पाएंगे। अच्छे बड़े फॉन्ट में आपको ये मेरी पीडीएफ मिलेंगी। हर पीडीएफ क्वालिटी के साथ होगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ के नोट्स भी मिलेंगे, जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो 10 फुल पेपर जैसे आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और उनके सोल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे, जिनसे आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आपको सफलता मिल सके। तो मात्र 300 रुपये में ये सब आपको मिलेगा। अगर आप बैच से जोड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है और मुझे वहाँ पर मैसेज करना है। मैं आपको उससे आगे जोड़ने की प्रक्रिया बता दूंगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करके मांगेंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ से जोड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपये में आप मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका हिंदी मॉक टेस्ट 13। तो इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सभी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि पहला प्रश्न है आपका, अर्धविवृत स्वर है तो मुख के खुलने की आकृति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो उसके हिसाब से आप इनको देखिए। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? इसमें आपका ऑप्शन ए है बड़ा उ, और बी है बड़ा ए आए जिसको कहते हैं, और सी है आ बड़ा आ, और डी है आपका ए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अर्धविवृत स्वर कौन सा है? देखिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई प्रश्न कठिन लगे, कोई प्रश्न सरल लगे, लेकिन निरंतरता आपको बनाए रखनी होगी पढ़ाई में, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। जो अय होता है आपका बड़ा ए, उसको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो किस तरह से कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये देखिए आपका वनरक्षक में पूछा गया है प्रश्न। और मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। विवृत स्वर कौन से होते हैं आपके? तो विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आ जो बड़ा है, इसमें आपका पूरा मुख द्वार खुल जाता है, तो इसलिए इन्हें विवृत स्वर कहते हैं।
अर्धविव्रत कौन होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण के दौरान मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें आप अर्धविव्रत कहते हैं। जैसे अ, ए, आ, औ, ये सब क्या है? अर्धविव्रत स्वर है। तो इसमें आपका आया देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अर्धविव्रत में, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धसंवृत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, ए, ओ, तो इसमें आपका मुख आधा बंद रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? अर्धसंवृत कहते हैं। और संवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, जब आप इनको बोलकर देखेंगे तो आपका मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खुलेगा और उनसे आवाज आएगी, तो उनको क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, इन सब में क्या आपका मुख द्वार पूरा बंद रहता है, इसलिए इन्हें संवृत स्वर कहते हैं। अतः आपका दिया गया विकल्प ए सही है, जो अर्धविव्रत स्वर है। अगला प्रश्न है आपका, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं बताइए? ए में 6 है, बी में आपका 8 है, सी में आपका 9 है, डी में आपका 7 है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका और दूसरे का बी, ठीक है, 8। दूसरे का बी, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 8 हैं, दोनों 4-4 होते हैं, ठीक है। ये भी देखिए यूपी SSSC वन रक्षक में पूछा हुआ प्रश्न है, 2008 में पूछा गया है। तो अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 ध्वनियां हैं। 52 ध्वनियां मतलब 52 अक्षर हैं, 52 वर्ण हैं, जिनमें 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्मीय व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कहो या ऊष्मीय व्यंजन कहो, दोनों में बात एक ही है। तो 4 अंतस्थ व्यंजन है आपके, 4 ऊष्मीय व्यंजन है। या रा ला वा वर्ण अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जो यारा ला वा है आपका अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा आप का जो शा और श और सा है और हा है, ये सभी क्या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? जिनके आपको गर्म सांस थोड़ी निकलती है, जब आप इनको बोलते हैं तो इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जब आप सांस निकालते हैं तो गर्म मात्रा गर्म निकलती है, थोड़ी ज्यादा निकलती है इनको बोलने में, तो इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो ये तीनों शा और हा आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ये 4। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ग्यार, आला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है आपके। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है बताइए? जो प्रत्येक वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका क्या है? एक पंचमाक्षर होता है जिसमें आपको अनुनासिक ध्वनि निकलती है। तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या कितनी है? बी आगा आपका 5 है, ठीक है। क्लियर है आपको? 5 है। तो कौन कौन से हैं आपका? एक तो आया है, इया है, ड़ा है, ना है, मा है, ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। इनकी गणना अनुनासिक व्यंजनों में होती है। आया, इया, ड़ा, ना, मा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता, दा, ला, या। तो हिंदी वर्णमाला में जो उच्चारण होते जिनका दंत से टकराव होता है जीभ का, उनको दंत वर्ण कहते हैं। तो इनमें कौन सा वर्ण दंत नहीं है आपको पहचानना है। तो चौथे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? या। देखिए, या में आपका कहीं जीभ दांत से टकरा रही है, ता से टकराएगी। दा बोलेंगे तो जीभ दांत से टकराएगी। ला बोलेंगे तो जीभ दांत से टकराएगी। ला। लेकिन या बोलेंगे तो आपकी जीभ दांत से नहीं टकराएगी। या। तो ये दंत वर्ण कौन सा नहीं है? या आपका दंत वर्ण नहीं है। यह आपका यूपीएससी लोअर परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह आपका दंत वर्ण नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। कहाँ है उसका उच्चारण स्थान? तालव्य है। जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये सब क्या दंत वर्ण है। सा, ये वाला जो सा है आपका, ये दंत वर्ण में आता है। किस में आता है? दंत वर्ण में आता है। ता, था, दा, जो आपका पूरा ता वर्ग है, ये दंत वर्ग होता है। क्या होता है? दंत। फिर आता है आपका, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है बताइए? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन है आपके 4, 3, 5, 6। इनमें बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 5वें का आपका सी सही हो जाएगा।
5 प्रकार के। तो भाववाचक संख्या 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। यह मंडी परिषद में पूछा गया था, यूपी द्वारा आयोजित ये भी परीक्षा है 2019 में। तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। तो जातिवाचक संज्ञाओं से बूढ़ा से बूढ़ापा बना, जैसे पंडित से पंडिताई बनी। तो जातिवाचक क्या है? बूढ़ा से बुढ़ापा। बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे आपने बुढ़ापा बना लिया। पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे पंडिताई बना लिया। सर्वनामों से अपना क्या है? एक आपका सर्वनाम है, इससे अपनापन बना लिया, तो भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे स्व से स्वायत्व और विशेषणों से चतुर आपका क्या है? विशेषण है, और इससे क्या बना लिया? चतुरता। मीठा क्या है? आपका विशेषण है, इससे क्या बना लिया? मिठास। तो अवयवों से धिक जैसे आपका क्या है? अवयव, और धिक्कार बना लिया तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। दूर आपका क्या है? अवयव, लेकिन आपने दूरी बना लिया तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। क्रियाओं से जैसे चढ़ना आपकी क्या है? एक क्रिया है, इसको चढ़ाई कर दिया तो क्या हो गया? आपका भाववाचक संज्ञा होगा। लिखना क्या है? आपका एक क्रिया है, और इसको आपने लेख कर दिया या लिखाई कर दिया तो ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार के शब्दों से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अवयवों से, क्रियाओं से। ठीक है, और आपका एक है जातिवाचक संज्ञाओं से। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बताइए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए बी सी डी में कौन सा आपका प्रश्न सही होगा ऑप्शन? तो इसका सही उत्तर होगा छठे का बी। गुणवाचक आपका सर्वनाम नहीं होता, ये आपका विशेषण का भेद होता है। किसका? विशेषण। ये भी वनरक्षक में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो गुणवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है, ये विशेषण का भेद होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वो देख लीजिए आप। एक तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये क्या है? ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। ये भेद भी आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न यहां से बनते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको हेल्प प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। बताइए, वह कल मुझसे मिलने आएगी। बताइए, इसमें जो वह अंडरलाइंड है, रेखांकित है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम है, या मध्यम पुरुष सर्वनाम है, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, या उत्तम पुरुष सर्वनाम है? बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता नहीं है, इन्हीं 3 में से कोई होगा ना, बी सी डी में से। तो 7वें का कौन सा सही हो जाएगा आपका? वह है, तो अन्य पुरुष में आता है वह। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह भी यूपी मंडी परिषद परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वाक्य में वह कल मुझसे मिलने आएगी में रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष स्त्री के नाम से बदले जाते हैं। जैसे इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष मैं और हम, उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम, उत्तर पुरुष में आता है। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू तुम आप। और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह वे यह ये। वह वे यह ये क्या आते हैं? आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। इसके कौन कौन से हैं 3 भेद? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू तुम आप। और अन्य पुरुष में क्या आता है? वह मैं यह वे। जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो उत्तम पुरुष होगा, जब सामने वाले के बारे में बात करेंगे तो मध्यम पुरुष होगा, और जब सामने वाले से तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। आप समझ गए होंगे? क्लियर है आपको? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको स्पष्ट हर चीज समझ में आनी चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण। अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता लिंग, काल, वचन के आधार पर, तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो अवयव शब्द होते हैं आपके, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। 8वें का आपका सी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में यह पूछा हुआ प्रश्न है।
तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अवकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ आदि। अवकारी शब्द को अवयव भी कहा जाता है। इनके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा? क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अवयव और विषमादि बोधक अवयव। 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। अब आपका अगला प्रश्न है 9वां। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। यहाँ पे चिट्ठी नहीं, यहाँ पर चिट्ठी होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप। तो उसे चिट्ठी दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है इसमें बताइए? संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9 का बी सही हो जाएगा आपका। संभाव्य वर्तमान काल है, जब आई हो पूछे तो कह दे। ठीक है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो ऐसे में क्या होता है? संभाव्य वर्तमान काल, संभावना जताई जाती है। अगर वो आई हो तो दे देना। यूपर SSC वन रक्षक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका ये। वह आई हो तो मेरी, यहाँ पे देखो फिर गलती हो गया, यहाँ पर चिट्ठी होगा आपका। क्या होगा? चिट्ठी। यहाँ पर आपका चिट्ठी होगा, ये गलत टाइपिंग है यहाँ पर, तो इसको आप गलत कर देंगे, चिट्ठी होगा यहाँ पर। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। से सभी कालों के उदाहरण इस प्रकार है। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? जैसे आप कहेंगे वह पढ़ता होगा, आपको पता नहीं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है अभी, वह पढ़ता होगा, ये क्या होता है आपका? संदिग्ध वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान क्या काल होता है? मैं खाना खा रहा हूँ, ये आपका तत्कालिक वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल है। सूर्य पूर्व में उगता है। आपका अगला प्रश्न है 10वां। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं बताइए? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या गुणवाचक विशेषण कहते हैं या विशेष कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सी आपका विशेष। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पहले इसका डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर अगला देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है बताइए? प्रत्यय तो आपकी परीक्षा में आएंगे, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, ये शब्द आपको डेली याद होने चाहिए। आप डेली इनको याद करते रहिए, ये आपकी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है बताइए? गी है, बड़ी ई है या दगी है या ई है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 11वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिंदगी में ई प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह वीडियो 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। जिंदगी में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं दोस्ती, चोरी, सफेदी, नरमी, सुस्ती, गर्मी इत्यादि। ये सब क्या है? बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। तो देखिए, लगातार पढ़ने वाले जरूर कामयाब होते हैं। क्या? अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ये बात आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखनी चाहिए और जितना हो सके लगातार पढ़िए। डेली 2 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। अगर आपको नौकरी चाहिए, ये मुख्य सेविका की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा, सफल वही होएगा जो लगातार पढ़ेगा शुरू से लेके अंत तक। इकट्ठा कोई नहीं पढ़ पाया है, ना कोई पढ़ पाएगा। एक दिन में पहाड़ नहीं बना सकते।
जो काम धीरे धीरे होता है वो धीरे धीरे ही हो सकता है। आज बीज बो के कल आप फसल नहीं काट सकते, आपको पूरा समय इंतजार करना ही पड़ेगा। वैसे ही आपकी पढ़ाई है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, सहचार्य का विलोम शब्द क्या है? बताइए, सहचार्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य है, असहयोग है, विनियोग है या अलगाव है? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12वें का? तो 12वें का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलगाव सहचार्य का विलोम शब्द है। अलगाव सहचार्य का विलोम शब्द है। तो सहचार्य का विलोम अलगाव होता है, असहयोग का विलोम सहयोग होता है और वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। वैमनस्य का क्या हुआ? सौमनस्य हुआ। सहचार्य का क्या हुआ? अलगाव हुआ। और असहयोग का क्या हुआ? सहयोग हुआ। ये सब आपके विलोम शब्द हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है आप स्क्रीन पर, ये आपकी मीराबाई चानू है। इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। ये आप ही की तरह देश की एक महिला है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। आपके पास भी मौका है अपना जीवन इसी तरह बदलने का, इनकी तरह मेहनत करने का। मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में हुए, बर्मिंघम में। ये आपके करंट का प्रश्न है तो ये आपको पता होना चाहिए। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सिर फख्र से ऊंचा किया। बर्मिंघम में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल था। जो भारत ने पहला बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था। यह भारोत्तोलन यानी कि जो वेट लिफ्टिंग होती है, वजन उठाना होता है, उसमें इन्होंने जीता। इनका वर्ग था 49 किलोग्राम। 49 किलोग्राम इनका खुद का वजन था और इन्होंने 201 किलोग्राम टोटल वजन उठाया ये गोल्ड मेडल जीतने के लिए। कितना? 201 किलोग्राम। आपका अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम बताइए। तिमिर का विलोम बताइए। ज्योत्सना, प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्भाव, इनमें से कौन सा आपका सही है? तिमिर का विलोम बताइए। ज्योत्सना, प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्भाव। तो तिमिर मीन्स क्या होता है आपका? तिमिर मीन्स क्या होता है आपका? तो ये अंधेरा ही होता है एक तिमिर का अर्थ, लेकिन इसका जो विलोम होता है आलोक होता है। क्या? आलोक। तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक। और प्रकाश का विलोम अंधकार होता है। क्या? अंधकार प्रकाश का विलोम है और तिमिर का विलोम आलोक है। तो आप ये याद रखिएगा। निम्न में से किरण का पर्यायवाची नहीं है। बताइए कौन सी शब्द है इसमें जो किरण का पर्यायवाची नहीं है? मयूख, अंशु, अंशु और प्रकाश और मरीचि। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 14वें का आपका सही हो जाएगा सी। जो प्रकाश है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण पर्यायवाची प्रकाश नहीं है। किरण के पर्यायवाची शब्द हैं किरण, प्रभा, अर्ची, मरीचि, गो, रश्मि। ये सब क्या है? किरण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। क्या? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। अपेक्षा का उपेक्षा, संसार का जगत, शाम का संध्या, दिन का दिवस। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का जोड़े पहचानिए। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपका अपेक्षा का उपेक्षा। जो 15वें का ऑप्शन ए है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा। बाकी सब आपके समानार्थी हैं, लेकिन जो भिन्नार्थक है वो अपेक्षा का उपेक्षा है। दिन का दिवस होता ही है, ये पर्यायवाची है। शाम का संध्या पर्यायवाची है। संसार का जगत पर्यायवाची है। लेकिन जो आपका भिन्नार्थक है वो अपेक्षा का उपेक्षा है। ठीक है, व्यायाम परीक्षक परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अपेक्षा उपेक्षा है। अपेक्षा का अर्थ होता है आश या इच्छा, तथा उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या निरादर। अगला प्रश्न है आपका 16वां, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम होगा, अल्पज्ञ होगा, ज्ञानी होगा या अनुयायी होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। क्या? अनुपम। 16 का आपका ए बिल्कुल सही है। ये भी व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा में द्वितीय पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जिसकी कोई उपमा ना दी ना जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ठीक है, और जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ,
जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो ज्ञानी, जो किसी का अनुसरण करता हो अनुयायी होता है। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए इंद्रजीत, बी इंद्र, सी जितेंद्रिय, डी इंद्रपति। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इंद्रियों को जीत लिया हो तो इंद्रजीत नहीं होता है वो, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय। आप अगर इंद्रजीत सोच रहे हो इंद्रियों को जीतने वाला तो आप गलत हैं। सी ऑप्शन आपका 17 का बिल्कुल सही है, जितेंद्रिय होता है। ये जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है, जबकि इंद्र को जीतने वाले के लिए इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए इंद्रजीत होता है। वाणी प्लस औचित्य का सही संबंधी शब्द कौन सा है? बताइए। वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 18वें का। तो 18वें का आपका ऑप्शन ए सही है, वाणियोचित्त। ए ऑप्शन आपका सही है। चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो वाणी औचित्य का जो संधि है वाणियोचित्त होगा। यहाँ पर यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। संधि के नियमानुसार ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का स्थान पे यू हो जाता है, उ के स्थान पे वा हो जाता है, और सा के स्थान पर साकार हो जाता है, ठीक है, और साकार हो जाता है, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ पहचानिए। अंधे के हाथ बटेर लगना ये मुहावरा है, इसका अर्थ पहचानिए। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत पर मुसीबत आना। बताइए अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका 19 का सी, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, ठीक है, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। तो वन रक्षक परीक्षा 2015, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अगला प्रश्न है आपका, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे को रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का बी, ना समझ को उपदेश देना। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में ये पूछा है। ये भी परीक्षा आपकी यूपी SSSC द्वारा आयोजित हुई थी। तो अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है ना समझ को उपदेश देना, ठीक है। तो ये आपके थे 20 प्रश्न जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने कितने प्रश्न सही किए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताइएगा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हिंदी मॉक टेस्ट 13 आपका कंप्लीट हुआ। कई हजार लोगों ने ये देखे हैं, और आप भी पूरा प्लेलिस्ट में जाकर सभी मॉक टेस्ट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कल आपका जीएस मॉक टेस्ट होगा। सुबह हिस्ट्री की क्लास हुई थी, मैंने बहुत ही अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखे जाके और अपनी हिस्ट्री को मजबूत करें। कल आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई जाएगी हिस्ट्री की क्लास में, तो वीडियो अंत तक देखा करिए। आज का आपका प्रश्न है कि जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ये भी लिखकर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत।